मेरा आमिर है और मैं निशान रिहैब इस्लामाबाद से हूँ, जो कि मेरी ऑडियंस जानती है, आप सब जानते हैं कि हम लोग 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम के ऊपर पिछले 2 वीडियोस से बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग ऑन, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस ला सकें कि क्यों, वाई 12 स्टेप्स। सो स्टेप 1 एंड 2 हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किए हैं। आज हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, एक नया माइलस्टोन रखेंगे जिसको स्टेप 3 कहेंगे, और स्टेप 3 की तरफ डिस्कशन के लिए हम इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर तरह साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप ठीक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एज वी ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग 12 स्टेप्स, तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो स्टेप 3 पे है। तो स्टेप 3 के बारे में बताती चलूँ कि स्टेप 3 एक्चुअली क्या क्या रहा है। तो स्टेप 3 कहता है कि मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल्स टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। यहाँ पर बात की गई है 2 पर्सपेक्टिव से कि केयर और विल की बात के ऊपर फोकस किया गया है कि हम अपनी दोनों चीज़ों को गॉड की तरफ टर्न करते हैं। तो सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वाई ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनको डिसीजन जो है वो अपनी लाइफ का लेने के लिए कहा गया है कि वो लें अपना डिसीजन, और कौन से डिसीजन के ऊपर बात की जा रही है, स्पेसिफिकली उस डिसीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं जो ये थर्ड स्टेप है ना, जिसमें डेफिनेटली बात विल की गई है, इसमें डिसीजन मेकिंग की बात की गई है, और इसमें ये इनवाइट किया गया है विल विल्सन की तरफ से कि मूव टुवर्ड्स गॉड और हायर पावर फॉर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट द विल एंड डिसीजन मेकिंग। इसके कुछ एनाटॉमिकल रीजंस भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो जब नशा जिस्म में आता है ना, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड से अपवर्ड मूव करते हैं और ब्रेन में एंटर होते हैं, तो जो आपको लेफ्ट साइड में पहली विंडो नज़र आती है बनी हुई, उस विंडो को हम कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, या डिसीजन मेकिंग से थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइसली मैं बता दूं जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट उसमें आता है वो प्लेयर ख़त्म हो जाता है लाइफ में। उनको जो नशों से मज़ा नहीं आ रहा होता, लेकिन जब पूरा दिमाग इम्बाइब्ड हो जाता है ड्रग्स के अंदर, तो हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसको हम अमेगडाला भी कहते हैं। अच्छा, अब ये सारे जो मामलात हैं ये डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हैं, और जब अमेगडाला जो है वो डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा है। हमारा जो प्लेयर लाइफ में वैसे ख़त्म हो चुका है, जो नशा कर रहे हैं उससे कोई प्लेयर नहीं आ रहा। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वैसे ही इतना इम्बाइब्ड है ड्रग्स के अंदर कि वो कोई रैशनल डिसीजन ले नहीं पा रहा, क्योंकि ब्रेन का CEO कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। वो कॉन्शियस डिसीजन लेता है, वो एक सेंसिबल डिसीजन लेता है, वो रैशनल बेस्ड डिसीजन लेता है, वो लॉजिक की बेस पे डिसाइड करता है। अमेगडाला इमोशंस की बेस पे डिसाइड करता है। जब इस थर्ड स्टेप में बिल विल्सन ने जिस बात पे जोर दिया वो था विल पावर। फिर जाके डिसीजन पे बात हुई, तो डिसीजन पे भी मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ कि वाई डिसीजन कैसे। अच्छा, अब विल पावर जो है, हम ज़ाती तौर पे अपने मरीज़ों को ये कह रहे होते हैं कि आपके लिए विल इम्पॉर्टेंट थी इलाज के लिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इलाज कामयाब करने के लिए वो विल नहीं, स्किल है। बिल्कुल, कि हाउ टू क्विट ड्रग्स। क्योंकि विल तो है, मिसाल के तौर पे हमारे पास पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने ड्रग्स ट्रीटमेंट कराना है, या उनकी फैमिली आती है जी हमारा बच्चा एग्री है, वो ट्रीटमेंट कराना चाहता है। बाद बच्चे नहीं भी होते एग्री, लेकिन जो बच्चे एग्री होते हैं उनकी विलनेस होती है कि वो ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, अब वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि उनकी जो विलिंगनेस है इट लास्ट ओनली फॉर 7 डेज। घर में भी बहुत दफ़ा हमारे जो मरीज हैं उन्होंने फैमिली से कहा कि हमें ट्रीटमेंट कराना है। अब फैमिली मेंबर उस वक्त तैयार नहीं थे, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या उस वक्त उन्होंने किसी रिहैब फैसिलिटी से कांटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। तो इसलिए जब पेशेंट ने कहा कि मुझे इलाज करवाना है, आप मुझे कहीं लेके जाएं, तो फैमिली के पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो एक अर्जेंट डिसीजन लें विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो जब एक डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा और उसको हम अर्जेंट बना लेंगे तो क्राइसिस आएंगे। तो मे बी आप किसी गलत रिहाब फैसिलिटी में चले जाए जहाँ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होती, और आप फौरन मरीज़ को वहाँ जाके आप एडमिट करा देते हैं और आपको रिजल्ट उस तरह नहीं मिलते। तो एक तो ये इसमें जहन में हो कि आप अगर आपके घर में नशे का मरीज़ है तो आप पहले से होमवर्क करके रखें। कल मुझे एक फैमिली की कॉल आई, वो मेरे पास आज से तकरीबन 4 मंथ पहले आए थे,
और वो जर्नल ऐसी इंफॉर्मेशन लेने आए कि अच्छा कैसे होता है इलाज। उनकी वालदा पेशेंट की बहुत पढ़ी लिखी हैं और उनने इंफॉर्मेशन ली कि अच्छा कैसे होता है, 12 स्टेप क्या है एंड सो ऑन। अच्छा, आज से तकरीबन 2 महीने पहले वो मेरे पास आई और वो अपने बच्चे को भी साथ लाई और उन्होंने कहा जी अब मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे से थोड़ी बात की जाए, क्योंकि उस वक्त तो मैंने सोचा कि आपसे मैं इन्फॉर्मेशन लेके जाके अप्लाई करती हूँ, शायद घर में ठीक हो जाए। आज मैं इसको लेके आई हूँ क्योंकि घर पे इसने मेरी बात नहीं सुनी। जब हमने उस बच्चे से बात की तो उसने कहा जी मैं इलाज तो कराना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी मर्जी से कराना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर की मर्जी से नहीं इलाज कराना चाहता। जबकि वो बच्चा जो है वो डॉक्टर भी नहीं थे, यानी उन्हें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन वो। कल मुझे उनकी कॉल आई, वो कहते हैं जी हम बच्चे को वहां लाना चाहते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैडम, आप आज से 4 महीने पहले आपका क्या फैसला था, 2 महीने पे क्या फैसला था, आज आप उनको जबरदस्ती एडमिट कराना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ 1-2 महीने के बाद आपको किसी इंटरवेंशन टीम की जरूरत पड़े जो आके बच्चे की लाइफ में इंटरव्यू नहीं करे और उनको ट्रीटमेंट में लेके आए। हुआ क्या, इस मिसाल का फायदा ये था यहाँ एग्जाम्पल देने का कि फैमिली की विल पे काम करने की बहुत जरूरत होती है। जो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है वो विल पावर की होती है। जब मरीजों की मर्जी उन पे खुद नहीं चलती और वो ये मर्जी दूसरों पे चलाना चाहते हैं तो ये नेचर के रूल्स के भी खिलाफ है। क्योंकि आप जो चाहते हैं अगर आप वो खुद भी नहीं कर सकते तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वो दूसरे भी काम करना शुरू कर दें। तो विल पावर जो है ये फर्स्ट कैजुअलिटी होती है जब नशे का खेल घर में रचाया जा रहा होता है। और फिर जब विल पावर से आगे आता है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में फैमिली की भी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है और पेशेंट की तो हो ही रही है क्योंकि उसने तो केमिकल्स लिए हुए हैं। तो जो 12 स्टेप में स्टेप 3 है वो ये कहता है कि इस टाइम फौरन जो आपने अपनी विल और डिसीजन के लिए फौरन फैसले ना करें, इसको आप खुदा के हवाले करें और खुद ट्रीटमेंट में आ जाए। तो इसलिए 12 स्टेप ने कहा कि आप जैसा भी अपनी हायर पावर है जो भी आप समझते हैं उस पर डिसीजन छोड़ें और अपनी विल और डिसीजन खुदा पे छोड़ें और आप ट्रीटमेंट के लिए बढ़ें ताकि आपके लिए ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आ सकें। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने कन्वे की है कि विल पावर कैसे ज़िंदगियों में इंसान के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। क्योंकि एक नशे का मरीज़ हम जानते हैं कि पहले ही विल उसकी टूट जाती है या हिल जाती है, जिससे वो घबरा जाता है या ट्रीटमेंट से भागता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब वो स्टेप 3 पे काम करता है तो वो एक्चुअली अपनी विल पावर को इन्हांस करने की बात करता है कि मुझे कैसे अपनी अब विल पावर को दोबारा से अवेक करना है कि मैं अपनी विल को मेंटेन करूं और दोबारा से ब्रेक करना शुरू करूं कि आगे मैं अपनी लाइफ में इस तरह से इन चीज़ों को फेस ना करूं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है अगला कि अगर बात हो रही है कि हमने गॉड के आगे अपने एक तरह से केस को पुट कर दिया है, तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, जैसे आप लास्ट टाइम हमें बता रहे थे कि वो एथियस्ट होते हैं, उनका किसी गॉड पे बिलीव नहीं होता, दे आर न्यूट्रल पीपल। तो फिर उनके लिए जो रिलीजियस ओरिएंटेड है ही नहीं, वो कैसे इस स्टेप 3 पे काम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो किसी खुदा को नहीं मानते उनके जगह जगह छोटे छोटे बहुत सारे खुदा भी होते हैं। और अगर वो एक हायर पावर को नहीं मानते तो छोटी छोटी हायर पावर्स उन्होंने बहुत सारी और बना ली होती हैं। इंसानों की ये फितरत है कि ये हमेशा किसी पावर के अंडर रहते हैं। जो जिनको हम एथिस्ट कहते हैं, शायद उनके फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा हो जिसको उन्होंने खुदा बना रखा है और वो उसकी पूजा करते हैं। जैसे हम पिछले एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि कोडिपेंडेंसी है, तो जो कोडिपेंडेंट होते हैं वो भी किसी दूसरे इंसान के अंदर एक छोटा सा खुदा देखते हैं, उस खुदा की पूजा करते हैं, उस खुदा के बनाए हुए मज़हब को उन्हीं के गिर्द घूमती हैं और वो उन्हें लगता है कि मेरी जन्नत का फैसला यही खुदा करेगा और इसी खुदा के अंदर ही मेरी जन्नत है। तो जब यहाँ पे खुदा के कॉन्सेप्ट की बात हुई है तो उसमें हम एज ए मुसलमान हम अपनी मर्ज़ी और विल अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। लेकिन जो वो लोग जो किसी खुदा को नहीं मानते, जो एथिस्ट होते हैं, वो भी अपनी हायर पावर किसी न किसी को मानते हैं। अगर वो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी दूसरे इंसान को भी अपना हायर पावर नहीं बनाते, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हम कोई ज़्यादा मुनासिब आर्गूमेंट के साथ बात कर सकेंगे। क्योंकि
ये मानना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि कोई भी इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान की इन्फ्लुएंस में नहीं आता। हम ज़रूर आते हैं। वो जो एथिस्ट हैं वो भी किसी ना किसी हायर पावर को सामने रख के अपने एडिक्शन ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हम चूँकि ज़्यादातर लोग जो है इस अर्थ पे वो खुदा को मानते हैं, और हमें एज ए मुसलमान अपनी मर्ज़ी और अपनी विल जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़नी है, और हमें दुआ करनी है और साथ कोशिशें करनी है, क्योंकि बहुत सारे काम अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दानिश देने के बाद हमारे सुपुर्द किए हैं कि आप कुछ डिसीजन खुद भी लेना शुरू करें और मुझसे दुआ करें कि मैं उस डिसीजन के अंदर बरकत डाल दूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। रैप अप करेंगे अपने स्टेप 3 को, और अगली बार जब आएंगे तो स्टेप 4 के ऊपर बात शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी सारी ऑडियंस को इस बात के बारे में अवेयरनेस आई है कि विल पावर हमारी लाइफ्स में क्या रोल प्ले कर रही है, एज अ पेशेंट वो क्या रोल प्ले कर रही है, एज अ फैमिली वो क्या रोल प्ले कर रही है। क्योंकि सॉरी मैं कुछ ऐड करना चाहता कि क्योंकि बाज़ दफ़ा ना विल पावर ट्रैप भी आता है कि जब हमारे मरीज़ घर में होते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा वो विलिंगनेस शो करते हैं और फैमिली बारे न्यारे जा रही होती है कि अब हमारे बच्चे ने बात शुरू कर दी है इलाज के लिए। मैं आपको बताऊं कि नशे का जो मसला है, जो बीमारी है, ये इतनी कनिंग एंड बफलिंग डिजीज़ है कि इवन हमारे मरीज़ को भी बेवकूफ़ बना रही होती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ विलिंगनेस शो कर रहा होता है और फैमिली स्ट्रैप में आ जाती है कि अच्छा ओके अब ये बात करना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि हाँ, फिर वो कहते हैं कट डाउन करना शुरू कर दें, कुछ नशे को कम करें। फिर वो अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल छोड़ें और आप कैनबिस स्टार्ट कर दें, कैनबिस अच्छा ओके आप स्मोकिंग ही करते रहें, तो वो लेसर ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और जिस दिन हमारे मरीज़ की विल पावर दोबारा स्पॉइल होती है, क्योंकि वो नॉर्मली 7 डेज के अंदर स्पॉइल हो जाती है, तो वो दोबारा हार्डर ड्रग पे आ जाता है। अब इस फैमिली इस साइकिल को, जिसको विशियस साइकिल कहते हैं, इससे निकल ही नहीं पा रही होती। और तो इसलिए विल पावर ट्रैप में भी नहीं जाना चाहिए फैमिलीज को कि आज अगर मरीज बात कर रहे हैं कि मुझे, हाँ अगर वो बात करता है कि मुझे ड्रग्स क्विट करनी है और मैं इलाज कराना चाहता हूँ, तो इमीडिएटली विद इन 7 डेज आप एटलीस्ट 2-3 रिहैब सेंटर को मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ क्या आप अपने नज़दीकी 2-3 रिहैब सेंटर को विजिट करें, उनकी टीम से मिलें, उनके डॉक्टर से मिलें, उनके काउंसलर से मिलें, इवन फैसिलिटी को पॉसिबल हो तो विजिट करें, और उसके बाद डिसीजन लें। डिसीजन लेके डिसीजन पे खड़े हो जाएं, क्योंकि इट्स ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो फिर विल पावर जो है वो ट्रैप नहीं बनेगा, विल पावर एक ब्लेसिंग के तौर पे आ जाएगी सामने, और हम उस मसले से जान छुड़ा सकते हैं जो नशे का मसला। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे एज यूजुअल बात करके। अगली बार आपको फिर से बुलाएंगे और आपसे स्टेप 4 पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।